नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट की, जो आपके ईपीएफ अकाउंट, प्रोविडेंट फंड की निकासी, बैंक एफडी के ब्याज और कई तरह के इनकम से जुड़ी टीडीएस की छूट से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने एक बड़ा बदलाव किया है। 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब उनकी जगह एक नया सिंगल फॉर्म आ गया है, फॉर्म 121। अगर आप ईपीएफ निकालते समय टीडीएस बचाना चाहते हैं या बैंक में एफडी रखकर ब्याज पर टैक्स कटौती नहीं करवाना चाहते हैं या पेंशन, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड पे आउट जैसी इनकम पर टीडीएस से बचना चाहते हैं, तो ये बदलाव आपको जानना बेहद जरूरी है। पुराने फॉर्म अब काम नहीं करेंगे और गलती से पुराना फॉर्म भरने पर आपका क्लेम रुक सकता है या टीडीएस कट सकता है। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा मामला आपको आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहले समझते हैं कि पुरानी व्यवस्था क्या थी। पहले अगर आपकी उम्र 60 साल से कम थी और आपका कुल अनुमानित टैक्स लायबिलिटी यानी कि पूरा साल का टैक्स 0 होने वाला था, तो आपका फॉर्म 15G भरकर टीडीएस से छूट मांग सकते थे, जैसे बैंक एफडी का ब्याज, ईपीएफ निकासी या अन्य इनकम पर। वहीं अगर आप 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन थे, तो फॉर्म 15H भरना होता था। दोनों फॉर्म का मकसद एक ही था, टीडीएस ना कटवाना। लेकिन उम्र के आधार पर अलग अलग फॉर्म होने से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता था, कौन सा फॉर्म भरें, कहां से डाउनलोड करें, और कभी कभी गलत फॉर्म भरने पर क्लेम रिजेक्ट हो जाता था। ईपीएफओ और बैंक दोनों जगह ये समस्या आती रही थी। अब नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने के बाद सरकार ने इस सिस्टम को आसान बनाने का फैसला किया। 13 अप्रैल 2026 को ईपीएफओ ने आधिकारिक सर्कुलर जारी करने के साथ ही साफ कह दिया कि 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 15G और 15H को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब दोनों की जगह सिर्फ एक ही फॉर्म 121 इस्तेमाल होगा। ये एक कंसोलिडेटेड यानी कि एकीकृत डिक्लेरेशन फॉर्म है। मतलब अब उम्र का कोई झंझट नहीं है, चाहे आप 25 साल के हों या फिर 65 साल के, दोनों को एक ही फॉर्म भरना होगा। ये बदलाव नए इनकम टैक्स को रूल्स 2026 के रूल 211 के तहत आया है और इसका सेक्शन 3936 है। लेकिन याद रखें, ये फॉर्म अनिवार्य नहीं है। अगर आप टीडीएस कटवाने में कोई दिक्कत नहीं मानते हैं या आपकी टैक्स लायबिलिटी है, तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो टीडीएस बचाना चाहते हैं और उनकी टैक्स लायबिलिटी नील यानी कि शून्य होने वाली है। ये फॉर्म किन किन इनकम पर लागू होता है, ये समझ लीजिए। ईपीएफओ के ऑफिशियल एफएक्यू के मुताबिक इसमें पीएफ विड्रॉल, पेंशन, बैंक या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर ब्याज, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड का पे आउट, रेंट इनकम, इंश्योरेंस कमीशन, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पेमेंट आदि शामिल हैं। मतलब ईपीएफ निकासी पर टीडीएस बचाना हो या एफडी का ब्याज बिना टैक्स कटे लेना हो, दोनों के लिए अब यही एक फॉर्म। कौन भर सकता है ये फॉर्म? सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल यानी कि भारत में रहने वाले व्यक्ति, चाहे उनकी उम्र कोई भी हो, और HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनियां, फर्म्स या फिर नॉन रेजिडेंट्स यानी कि विदेश में रहने वाले लोग इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं और टैक्स लायबिलिटी नील है, तो आप योग्य हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, फॉर्म 121 कैसे भरें और सबमिट भी कैसे करें। ईपीएफओ ने साफ किया है कि अभी डिजिटल सिस्टम पूरी तरह तैयार नहीं है, इसीलिए फिलहाल आप फॉर्म को फिजिकली प्रिंट करके भर सकते हैं, साइन कर सकते हैं और पेयर को दे सकते हैं। ईपीएफओ की वेबसाइट या इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट से फॉर्म डाउनलोड कर लें। फॉर्म भरते समय सारी डिटेल्स सही भरें, नाम, पैन, आधार, पता, अनुमानित कुल इनकम और ये कि टैक्स लायबिलिटी नील है। हर फॉर्म को ईपीएफओ या पेयर एक 26 कैरेक्टर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि UIN देना है। इसमें पेयर का सीक्वेंस नंबर, फाइनेंशियल ईयर और TAN शामिल होता है। सबमिशन का तरीका क्या है, ये समझ लीजिए। फॉर्म भरकर ईपीएफओ के अपने क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि संबंधित पेयर को दें। ईपीएफओ को हर महीने की 7 तारीख तक पिछले महीने के सभी फॉर्म 121 को इनकम टैक्स के फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करना होता है। साथ में तिमाही टीडीएस रिटर्न यानी कि फॉर्म 140 में भी इन UIN को मेंशन करना पड़ता है। जब डिजिटल सिस्टम पूरी तरह चालू हो जाएगा, तो आप ऑनलाइन साइन करके डायरेक्ट अपलोड कर सकेंगे। लेकिन अभी फिजिकल साइन वाला फॉर्म भी मान्य है। ईपीएफओ ने यह भी क्लियर कर दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से पहले जो लोग फॉर्म 15G या 15H भर चुके हैं, उनका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन नए क्लेम या नए इनकम के लिए अब सिर्फ
फॉर्म 1-1 भी भरना होगा। अगर आप पुराना फॉर्म भर देते हैं तो प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। इस बदलाव से क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब उम्र देखकर 2 अलग-अलग फॉर्म भरने का झंझट खत्म हो गया। एक ही फॉर्म सबके लिए है, प्रोसेस आसान हो गया और कंप्लायंस बेहतर है और साथ ही कंफ्यूजन भी जीरो है। ईपीएफओ के सदस्यों के लिए पीएफ निकासी अब और आसान हो गई है। बैंक एफडी रखने वाले लोग भी बिना टेंशन के ब्याज ले सकेंगे अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी जीरो है। कुल मिलाकर सरकार का मकसद टैक्स सिस्टम को सरल और डिजिटल बनाने का है। अगर आप ईपीएफ मेंबर हैं तो अपने उमंग ऐप या फिर ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करके चेक कर लें कि आपकी क्लेम प्रोसेसिंग के लिए क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है। फॉर्म 1-1 डाउनलोड करके रख लें। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है तो हर साल नया फॉर्म भरना पड़ता है, ये एक बार का नहीं है। और हाँ, अगर आपका टैक्स बनता है तो टीडीएस कटवाना ही बेहतर है, क्योंकि बाद में आईटीआर में क्लेम करना पड़ता है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ ईपीएफओ के लिए है या नहीं। ये हर पेयर पर लागू है, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कंपनियां जहां टीडीएस लागू होता है। लेकिन ईपीएफओ ने सबसे पहले अपने सर्कुलर से इसे लागू किया। इसके लिए ईपीएफ सदस्यों को सबसे पहले पता चल रहा है। अंत में एक सलाह, हमेशा ऑफिशियल सोर्स को चेक करें। ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in, इनकम टैक्स इंडिया की साइट या फिर सीबीडीटी के एफएक्यू पढ़ लें। अगर आपका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि एचयूएफ है या पिछले साल आईटीआर नहीं भरा, तो किसी टैक्स एक्सपर्ट या फिर सीए से सलाह जरूर ले लें। गलत डिक्लेरेशन करने पर पेनल्टी भी लग सकती है। बहरहाल, ये अपडेट आपके पैसे से जुड़ा है, इसीलिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें और कमेंट में बताएं कि आपने फॉर्म 1-1 के बारे में पहले सुना था या फिर नहीं। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय पर मिलती रहे।